आज ना हम सेल चैप्टर से स्टार्ट करवा देती हूँ मैं। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल क्या है? सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल वर्ड का क्या मतलब है। हमें क्लास 6th या 7th में एक आपका फंडामेंटल राइट्स नाम का चैप्टर था कि नहीं? तो फंडामेंटल का मतलब बेटा यहाँ होता है बेसिक, ठीक है? बेसिक फंडामेंटल। एक सेल वो सारे बेसिक काम कर सकता है जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म कौन हो गया? कोई भी एक लिविंग बीइंग जिसको जो अपने सर्वाइवल के लिए जो सारे काम कर सकता है, वो सारे काम एक सेल भी कर सकता है। जैसे कि एक्सक्रीशन भी कर सकता है, जैसे कि वो डाइजेशन भी कर सकता है, ठीक है? तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, अ सेल इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। A cell is called as fundamental unit of life because it can perform all the basic functions like an organism can do. जैसे कि एक्सक्रीशन एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है, जैसे कि डाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है, जैसे कि रेस्पिरेशन एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। तो ये सारे काम एक सेल भी कर सकता है, इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट, देखो जब आपका घर बना होगा या जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो कोई एक ईंट से शुरुआत हुई होगी, किसी एक ब्रिक से शुरुआत हुई होगी इस बिल्डिंग की, या जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसकी। इसी तरह से जब मल्टीपल ब्रिक्स बनी तो एक बिल्डिंग बनी। इन द सेम वे जब एक सेल बना, वो सेल की मल्टी लेयर्स बनते 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 एक ऑर्गेनिज्म बना। एक बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक है, उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक सेल है। ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग is made up of cell, just like a room is made up of bricks. So the cell is called as structural and functional unit of life. Structural and functional unit of the life. चलिए नेक्स्ट अब आप देखो बच्चों, लिखिए, the science that deals with the study of cells is called as cytology. cytology. And the person who conduct this study is called as cytologist. ध्यान से देखेंगे, a cell is defined as the smallest basic unit of the life that is responsible for all the life processes. एक अमीबा डाइजेशन करता है कि नहीं? क्या एक अमीबा रेस्पिरेशन करता है कि नहीं? क्या एक अमीबा रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं? तो जो सारे काम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो वो सारे काम एक सेल भी कर सकता है बेटा, ठीक है? इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। फंक्शंस ऑफ द सेल, क्या क्या फंक्शन है सेल के? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। सेकेंड पॉइंट, क्या आप ये चीज जानते हो कि हजारों सेल आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे मरते हैं? आपने जितनी बार अपनी स्किन को इस तरह से स्क्रैच किया, या आपने जितनी बार अपने हेयर को कॉम्ब करा, उतनी बार आपकी स्किन से या आपके स्कैल्प से या जहां से भी आपने जितनी बार कपड़े चेंज करे, उतनी बार आपकी बॉडी पे से सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे सेल, आप देखो अगर सेल रीजनरेट ना होते तो एक दिन तो हम स्क्रैच करते करते सीधा हड्डियों पे पहुंच जाते बेटा। ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे सेल जितनी बार मरते हैं उतनी बार हमारी बॉडी उनको रीजनरेट भी कर लेती है, रीडेवलप भी कर देती है, ठीक है? तो सेकंड फंक्शन यही है, इट हेल्प इन माइटोसिस। अभी आप आगे ही इस चैप्टर में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ोगे। अभी एज ऑफ नाउ आप ये लिख लो, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, माइटोसिस, फॉर द रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। A cell allow the
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है आपका सेल। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाय मियोसिस। इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाय मियोसिस। Who was the फाउंडर ऑफ द सेल? सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करे? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करे। कब डिस्कवर करे? 1665 में। अब इसको याद रखने का एक इजी ट्रिक बताऊं आपको। आप यहां पे लिखो हुक, ठीक है, हुक, और यहां पे इसको 0 को बना दो 6, ठीक। इस 1 वाले का ये H का एक डंडा गायब कर दो, 166, और इसको बना दो 5। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, हुक नाम से याद कर सकते हो कि द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 अंडर। अच्छा, आपको इसकी स्टोरी पता है रॉबर्ट हुक की? कि इसने ना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। इसने अपने लिए खुद के लिए एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और ये चीजों को ये देखना चाहता था कि माइक्रोस्कोप के अंदर चीजें दिखती कैसे हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसके पास एक शैंपेन की बोतल थी। उस शैंपेन की बोतल के ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क था। उस कॉर्क को पतला पतला काट के बिल्कुल थिनली स्लाइस करके इसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक है। तो उस माइक्रोस्कोप के नीचे इसको इस तरह से चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। इन स्ट्रक्चर्स को इसने नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूला एक लैटिन शब्द था जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है लिटिल चैम्बर्स या फिर लिटिल रूम्स। हाँ जी, तो लिखेंगे Robert Hooke discovered the cell for the first time with his self-designed low-powered microscope. low-powered था इसीलिए उसको केवल इस तरह के चेम्बर्स दिखे। हाई पावर्ड होता ना बेटा तो उसको बहुत कुछ दिखता उस सेल में। अब बात करते हैं आगे एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक की। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ये कौन थे? ये भी एक साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या करा, देखो डेड सेल की डिस्कवरी तो हो गई, ठीक है। इन्होंने ऑलमोस्ट 9 साल बाद, 9 इयर्स के बाद, मतलब इन द ईयर 1674 इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर करे। और वो लिविंग सेल क्या थे? वो लिविंग सेल थे फ्रॉग के स्पर्म सेल। फ्रॉग्स स्पर्म सेल इन पॉन्ड वाटर। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाती है बेटा, ध्यान रखना। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर करे थे और रॉबर्ट हुक के 9 साल बाद डिस्कवर करे थे, जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर करे थे, ठीक। 2 साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन यहां हो गई। तीसरे साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे अब आप, दैट इज आपका ये पुरकिंजे। उन्होंने 1831 में P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी कब करी? इन द ईयर 1839। नेक्स्ट अब आप आ जाओ श्लीडन एंड श्वान की सेल थ्योरी। 1838 और 1839 में सेल थ्योरी डिस्कवर करी और इनकी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 पॉस्टुलेट्स थे इनके। पहला पॉस्टुलेट ये था, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये पहला पॉइंट था जो कि हम पहले भी पढ़ चुके। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी हम पहले पढ़ चुके। और तीसरा पॉइंट इन्होंने जो दिया वो ये बोला कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है,
ठीक है। कोई अगर सेल आज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि उससे पहले उसकी कोई जनरेशन होगी जहां से वो आया। जैसे आप बचपन में वो कहानी पढ़ते थे ना, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो इन्होंने भी उसी कंट्रोवर्सी पे लाके हमें खड़ा कर दिया कि सेल पहले आया या सेल की कोई जनरेशन पहले आई। तो हर सेल जो आज एग्जिस्ट करता है वो पहले किसी जनरेशन से आया हुआ है, इसीलिए एग्जिस्ट करता है। अब देखो इस थ्योरी को, इन्हीं की थ्योरी को जो श्लीडन एंड श्वान ने अपना लास्ट थर्ड पॉइंट दिया था, उसी थ्योरी को रुडोल्फ वर्चाओ, RUDOLF, रुडोल्फ वर्चाओ ने इन द ईयर 1855 फर्दर एक्सपेंड करा, ठीक है। और उस थ्योरी को नाम दिया ओमनिस ई सेल्यूला। जो इन्होंने बोला था ना कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी थ्योरी को रुडोल्फ वर्चाओ ने 1855 में फर्दर एक्सपेंड करा ओमनिस ई सेल्यूला नाम से। पहले तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्स जो होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्स आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर सेल्स। और जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल्स से बने हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा मैंने आपको बताया ना, एक अमीबा का सेल सारे फंक्शन कर सकता है, तो ऐसे ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, कौन बताएगा? है डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांटना। आपने अपने बेसिक टास्क को, अपने अपने काम को बांट लिया, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्कूल में, ये एक स्कूल है, इस स्कूल में सबसे पहले हेड होगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक अकेला प्रिंसिपल तो स्कूल नहीं चला सकता ना, तो ये क्या करेगा, अपनी जॉब्स को इसने क्या करा, मल्टीपल लोगों में असाइन कर दिया। जैसे कि इसने नीचे रखा मैथ्स का टीचर, फिर इसने यहाँ पे रखा साइंस का टीचर, फिर इसने यहाँ पे रखा SST का टीचर, फिर इसने यहाँ पे हिंदी का टीचर रखा, इंग्लिश का टीचर रखा, मे भी किसी के स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती हो तो संस्कृत का भी टीचर रखा, और किसी के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जाती हो तो फ्रेंच का भी टीचर रखा, ठीक है। ये तो कहानी थी जब बच्चे छोटे थे, 8th तक थे। अब क्या हुआ, आगे इसे समझ में आया कि बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे यहाँ पे भी 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए मुझे यहाँ पे? अब मुझे यहाँ पे चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऐसे ही SST में भी मुझे 4 चीजें चाहिए। क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। हाँ कि ना? है ना? इसी तरह इसने आगे आप देखो तो सब्जेक्ट्स की कैटेगराइजेशन कर दी, अपने काम को मल्टीपल लोगों में बांट दिया। अब अगर मैं चाहूँ कि आज संस्कृत का टीचर जाके फिजिक्स की क्लास ले ले, तो आपको क्या लगता है वो संस्कृत का टीचर उतना इफेक्टिवली पढ़ा पाएगा क्या फिजिक्स? हो सकता है वो पढ़ा ले, बट उतना इफेक्टिव तो नहीं पढ़ा पाएगा ना जितना फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा था। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर सेल से टिश्यू में जाने का एक फंक्शन होती है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से टिश्यू की तरफ मूव करता है तो बेसिकली टिश्यूज का काम ही ये होता है कि वो डिवीजन ऑफ लेबर कर सके।